नमस्कार। तो फॉलोअप के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हर शाम हम लोग दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर होते हैं। मैं सूरज हूं, मेरे साथ मनोज पांडे हैं। आज हम कुछ अहम खबरें जो झारखंड से जुड़ी हैं उस पर चर्चा करेंगे और कुछ राष्ट्रीय खबरों पर। खबरें जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो पहला ये है कि आज कोल्हान देश की मांग को लेकर एक थाने का घेराव किया गया, बहुत हंगामा हुआ, पुलिस पर पथराव की खबरें हैं। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा पेशा कानून को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। पंचायत चुनाव कब होंगे, क्योंकि 2020 में ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 1 साल हो गए और चुनाव नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। झारखंड में मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और आज से सुबह से ही बारिश हो रही है। ये कब तक जारी रहेगा, इसको लेकर क्या अपडेट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कोल्हान देश की मांग को लेकर आज जिस तरह का हंगामा हुआ, वहाँ पर पूरा मामला क्या है? देखिए, वहाँ पे कोल्हान को अलग देश मांग वाली कोई बात नहीं है। जो वहाँ इस धारणा के लोग हैं वो ये बात मानते हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है कोल्हान जी। उनके पीछे उनकी तर्क है। तो पुलिस को जानकारी मिली थी कि वहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मी को बहाल किया गया है। वो मामला ये है कि भाई वहाँ पे जो एक कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट करके जी, और वहाँ पे लोगों को बहाल किया गया है 40 वर्षों के लिए। तो पुलिस को जब ये बातें पता चली तो पुलिस वो जो लादूरा गांव है मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, वहाँ गई कि भाई आखिर कौन बहाली ले रहा है, कौन इसको अलग देश बना रहा है, इस तरीके की जो जानकारी है। तो वहाँ पे जो पुलिस ने लैपटॉप होता है या प्रिंटर होता है, फिर या जो नियुक्ति पत्र था जिसमें फ़ोटो लगा हुआ था, एक शेर का चिन्ह था, मोहर, वो सब लगा हुआ था और बच्चों को बहाल किया। तो वहाँ ये आया कि कोई गुमराह करके इन लोगों को नियुक्ति दे रहा है या ठगी और फर्जी टाइप का मामला है। तो पुलिस ने, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब एसडीओ वगैरह तमाम लोग, चूंकि ये बड़ा मामला है, कौन इस एक रिपब्लिक में ही दूसरे रिपब्लिक की गठन करने की मांग की जा रही है, तो वो वहाँ से वो सारा लेकर आई और वहाँ से 4 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन पे ये था कि ये लोग नियुक्ति दे रहे हैं। तो उसके बाद जब पुलिस उनको थाने लेकर आ गई तो वहाँ के कई लोग जो पारंपरिक हथियार होता है उससे लैस होकर थाने का घेराव किए और उन लोगों का डिमांड था कि भाई इनको छोड़ा जाए, रिहा कर दिया जाए। तो इस बात को लेकर मतलब यूं कहे कि दोनों तरफ से तनातनी हो गई। पुलिस कई बार समझाने की कोशिश भी की, नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस भीड़ देखी तो थोड़ा लाठीचार्ज भी हुआ, गैस के गोले भी छोड़े गए, तब जाकर भीड़ अनियंत्रित हुई और वहाँ पे मतलब यूं कहे कि तितर बितर हुई जो भीड़ जी। तो उस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ आम लोग भी घायल हुए, तो उन लोगों का सबका इलाज करा दिया गया। लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये डिमांड आज चूँकि रविवार है, इसलिए रविवार का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कोल्हान के लिए जी। 30 मार्च 1980 में जी, ठीक है, मंगला हाट है, वहाँ पर यही रविवार का ही दिन था जी। और वहाँ पे कोल्हान रक्षा संघ के नाम पे सुबह से ही आदिवासी समाज, खासकर हो समाज के लोग जुट रहे थे। 1980 की बात मैं बता रहा हूँ, 30 मार्च को। और वहाँ जो नेता थे उस समय नारायण जुनको, क्राइस्ट आनंद टोपनो और केसी हेम्ब्रम जी। तो ये लोग कह रहे थे कि चूँकि 1837 ईस्वी में से ही यहाँ पे विल्किंसन रूल लागू है, इसलिए ये भारत का हिस्सा नहीं है और अलग राज्य की मांग वो लोग रखे थे, करते हैं। हाँ, तो अब आपको बताते हैं दरअसल ये विल्किंसन रूल है क्या है। लेकिन जब ये 30 मार्च 1980 को मामला उठा था, उस समय झारखंड बिहार का ही हिस्सा था और ये पूर्वी और पश्चिमी ऐसे करके अनुमंडल नहीं थे, एक ही अनुमंडल था।
और उस समय मतलब चाईबासा ही उसका सेंटर हुआ करती थी, अब तो पूर्वी पश्चिमी भी हो गया जी। तो ब्रिटिश शासन काल के समय सर थॉमस विल्किंसन थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे चूँकि बहुत ट्राइबल मूवमेंट होता था, तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी थी उनकी, वो उसके प्रमुख थे सर थॉमस विल्किंसन। तो पूरा आर्मी का मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लेकर और वहाँ के आंदोलनों को शांत किया, मतलब शांत नहीं किया, उन्होंने सरेंडर कराया जी। और मतलब कोल विद्रोह को उन्होंने दबा दिया एक तरह से कहिए तो। कोल विद्रोह के दबाने के बाद जो वो 620 गांव था, खासकर मुंडा प्रधानों का जो वो था, वो आत्मसमर्पण कर दिए। और इन मुंडाओं के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह चल रहा था उस समय, मतलब वो उफान पे था, तो सर विल्किंसन ने 1837 में कोल्हान सेपरेट स्टेट की घोषणा कर दी थी जी। और चाईबासा उसका मुख्यालय बना दिया था। उनका एक्चुअली ये था कि ये जो कोल आंदोलन हो रहा है, इसको किसी कोल विद्रोह, इसको किसी तरीके से दबा दिया जाए। तो आर्मी के दम पे तो दबा दिए, लेकिन वो उसी समय घोषणा कर दिए कि कोल्हान सेपरेट स्टेट है और उसका मुख्यालय चाईबासा होगा। तभी से ये मांग रुक रुक के उठते रही है, या कई जगह आपको चर्चा करने में भी सुनने को मिलेगा जी। और उस समय चूंकि आप सर्टेन पीरियड के लिए तो आर्मी से आप दबा सकते हैं किसी भी ताकत को या फोर्स से, तो तात्कालिक दबाव होता है वो। तो वो आत्मसमर्पण करने के बाद जब इसको कहा कि नहीं भाई, कोल्हान सेपरेट स्टेट जब घोषित किया, चाईबासा मुख्यालय बना दिया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके तहत जो मामले का निष्पादन होगा वो अधिकार मुंडाओं के मिला जी। उन्होंने घोषणा कर दी उस क्षेत्र में कोई विवाद की स्थिति पर। हाँ, और जबकि आपराधिक जो मामले होंगे उसका निष्पादन मानकी करेंगे। अच्छा। मुंडाओं को दे दिया कि सिविल मामले का जो होगा वो मुंडा करेंगे और आपराधिक मामले का जो निष्पादन होगा वो मानकी करेंगे। इसी को लोग विल्किंसन रूल कहते हैं। उसी आधार पर स्टेट। हाँ, तो इनकी आस्था, वो लोग कहते हैं कि उस समय के नेता की इनकी आस्था मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ थी, या मतलब उनको सरेंडर करा लिया था। तो उसी तरीके का ये सुगबुगाहट हमेशा कभी ना कभी चलते रहता है। अब उन क्षेत्रों में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद बिहार बना, बिहार से झारखंड बना, फिर उसी तरीके से धीरे 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 ये बात आती जा रही है। तब जाकर आज ये पुलिस को पता लगा कि वहाँ ज्वाइनिंग हो रहा है जी। ये तो ज्वाइनिंग किस सिलसिले में कराई जा रही थी? अलग स्टेट का अपना पुलिस होते हैं, अलग कंट्री का पुलिस विभाग को लेकर। तो वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब आप नियुक्ति की गई, लेटर बांट दिए गए। पुलिस को जब पता लगा तो उनको तो पहले समझ में ये आया और उनकी सूचना उनको ये मिली कि भाई कोई नक्सली ऑर्गेनाइजेशन है जो खुलेआम वैकेंसी ले रहा है, उस पे वो लोग गए थे। तो पता चला कि नहीं भाई, ये तो अलग सेपरेट कंट्री को लेकर नियुक्ति पर। हाँ, नियुक्ति पर। तो उसमें जो भी जिन लोगों का पता चला कि गांव में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया और फिर थाने लेकर आई पुलिस। तो वहाँ पे उन जो स्थानीय लोग हैं उनका डिमांड था कि भाई इनको रिहा कर दिया जाए। उसी के बाद से ये हंगामा हुआ जी। एक जो सबसे बड़ा सवाल झारखंड में पिछले एक साल से चल रहा है, पंचायतें एक्सटेंशन पर चल रही हैं। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। पिछले साल भी सुगबुगाहट थी नवंबर दिसंबर में कि चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन फिर कोविड की तीसरी लहर और ये फिर टल गया। एक ग्रामीण विकास विभाग की मंत्रालय की तरफ से एक नया अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है पंचायत चुनाव को लेकर, और क्या उम्मीद करेगी जनता के चुनाव होंगे? नहीं, देखिए, विभाग चूंकि कराता नहीं है पंचायत इलेक्शन, वो सिर्फ सरकार आयोग को ये कह देगा कि हम अब सक्षम है कराने में जी। तो आपको याद है कि 30 दिसंबर तक था पंचायत जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं 2020 तक जी। तो 2020 के दौरान उस समय कोरोना पिक पे था, फिर लॉकडाउन हो गया, तो सरकार ने 6-6 महीने का 2 एक्सटेंशन दे दिया। उसके बावजूद भी दिसंबर पार हो गया जी, जनवरी भी पार हो गया।
तो अब चूंकि सरकार पर जो ये आरोप, ये लांछन लगाए जा रहे हैं कि जानबूझ के एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो आलमगीर साहब ने ये स्पष्ट किया कि सरकार ने अपनी तरफ से आयोग को कह दिया है कि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, अर्थात मतलब जो यहाँ विपक्ष में बीजेपी करे कि इसी तरीके का हाल मध्य प्रदेश में भी है जी। मध्य प्रदेश का ही फॉर्मूला एक तरह से कहिए तो मध्य प्रदेश में भी वहाँ एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम अगले आदेश तक नहीं कराएंगे पंचायतों का इलेक्शन, लेकिन हम कराने वाले हैं और संभवतः 15 फरवरी 2022 से पहले इसकी विधिवत घोषणा भी आयोग के द्वारा कर दी जाए और उसके बाद मार्च तक हमारा जो ये है पूरा इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा जी। तो उसी बात को उन्होंने कहा कि अब स्थितियां चूंकि समान है, तीसरी लहर में ये कह रही है हम तैयार हैं, हाँ अब चुनाव कराए जा सकते हैं, तो मान के चलिए कि 7-8 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगा वोटरों का वार्ड वाइज से लेकर, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 15 से पहले तक ये घोषणा हो जाएगी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इसको लेकर आचार संहिता लागू होंगे जी, तो फिर उस दौरान भी काम रुकेगा, लेकिन वो एक अलग पक्ष है, चुनाव तो होना ही चाहिए और क्योंकि वहाँ के लोग ताकि अपना प्रतिनिधि नया चुन सके, तो ये एक बेहद जरूरी है। लेकिन जो संशय का बादल था पंचायत चुनाव राज्य में लेकर, उसको करीब करीब खत्म कर दिया है आलमगीर साहब ने, वो कह दिया कि फरवरी और मार्च में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पंचायतों से जुड़ा ही एक बड़ा सवाल है जो हाईकोर्ट में आज उठा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। झारखंड के कुछ जिलों में पूरी तरह से और कुछ जिलों के कुछ इलाकों में ये होना है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये प्रावधान जो है अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्या है मसला? वो देखिए 1996 में शेड्यूल एरिया को लेकर एक पेशा कानून बनाया गया जी। पेशा कानून वो कहता है कि पंचायती राज अधिनियम जो है उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो आदिवासी बहुल एरिया है वहाँ नहीं हो सकता। संभवतः आप समझ लीजिए रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा में एक प्रखंड है भंडरिया, वहाँ हो गया, दुमका, गोड्डा में है 2 प्रखंड, सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोर, पाकुड़ है, राजमहल है, जामताड़ा है। इन क्षेत्रों में चूंकि एक याचिका दायर की गई थी आदिवासी बुद्धि मंच के द्वारा, उसमें कहा गया था कि भाई पेशा के कानून का अनदेखी करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है इसलिए नहीं करना चाहिए, पंचायतों का इलेक्शन कराने से पहले पेशा को ध्यान में रखना चाहिए इन क्षेत्रों में। तो उसी का हाई कोर्ट ने जब अध्ययन बहस हुई दोनों तरफ से, तो हाई कोर्ट ने अपने तरफ से कहा है कि सरकार अपना पक्ष रख दे। तो 4 फरवरी को अगली इसकी सुनवाई होगी, तो क्या जो इलेक्शन होने वाले हैं राज्य में तो उसमें पेशा को जोड़ा जाएगा या पेशा के तहत होगा या नहीं होगा, तो वो सब सारी बातों को लेकर है। अब 4 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी, फिर कोर्ट का आदेश क्या आता है उस पर देखना होगा। एक बड़ा सवाल झारखंड के मौसम को लेकर है। अभी 2 दिन पहले तक भी बारिश हो रही थी लगातार झारखंड में और मौसम बिगड़ा हुआ रहा, अब फिर आज से सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये अभी कुछ दिन जारी रहेगा, इसको लेकर क्या अपडेट है और किस तरह से लोगों को देखना चाहिए? देखिए रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और मौसम विभाग के अनुसार मतलब 26-27 तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ जो राजस्थान से आ रहा है तो विक्षोभ होने की वजह से यहाँ का मौसम गड़बड़ाया है और यहाँ ही नहीं आसपास के राज्यों में भी कई जगह आपको ये मौसम में तत्कालिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जहाँ सूरज के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं या फिर यूँ कहे कि बारिश हो रही है, कुहासा छाया हुआ है, तो ये तो प्राकृतिक का है। लेकिन मौसम विभाग तो सिर्फ अपनी तरफ से अलर्ट जारी करके रखा है कि भाई आप 26-27 तक इस तरीके का मौसम रह सकता है, तो लोगों को बस इससे बचने के उपाय करने चाहिए ठंड से। और जो बारिश का ये मौसम है वो अभी कुछ दिन तक रहेगा झारखंड में, तो इससे राहत, तत्कालिक राहत तो नहीं मिलने वाली है। एक जो नक्सली घटनाओं की बात है, पहली बात तो कि एक बड़े नक्सली का आत्मसमर्पण होता है, प्रशांत बोस की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है। गिरिडीह में आज सुबह तड़के एक पुल उड़ा दिया गया, बराकर नदी पर पुल बना था और यातायात पूरा अवरुद्ध है। किस तरह से देख रहे हैं इन घटनाओं को और क्यों है ये?
आप न्यूटन का थर्ड लॉ कह सकते हैं जी। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब पुलिस को सफलता मिलती जाएगी, चाहे वो आत्मसमर्पण के मामले पे हो या कोई गिरफ्तारी के मामले को लेकर हो, तो चूंकि अपना प्रेजेंस भी नक्सलियों को दिखाना होता है जी। ताकि उनके भी जो कार्यकर्ता हैं या उनके भी जो कैडर हैं उसमें ये हताशा का भाव उत्पन्न ना हो और आम जनता को भी लगे कि नहीं, अभी भी जंगल राज जो जिसको जंगल सरकार कहें जी। तो उसका भय है। तो इस वजह से नक्सली अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए इस तरीके की घटनाएं को अंजाम देते रहते हैं। आपको याद होगा लोहरदगा में भी गाड़ी जला दिया, फिर आज आप कह रहे हैं कि बराकर में इस तरीके की घटना घटी। कल एक तो टावर, मोबाइल टावर हाँ, तो वो नक्सली अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं और इस प्रेजेंस का फायदा उनको इसलिए ज़्यादा होता है ताकि उन क्षेत्रों में विकास का जो कार्य है वो थोड़ा रुक जाए। जो ठेकेदार काम कर रहे हैं या जो कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं वो ले भी पहुँचा दे। तो ये बस ये है कि भाई पुलिस को भले ही सफलता मिल रही हो नक्सलियों के खिलाफ, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, बस उसका एक शो ऑफ है जी। और लेकिन वो सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंच रहा है तो वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और कई दिनों तक एक पुल को बनाने में कितना समय लगता है और उड़ाने में कितना समय, इसका अध्ययन कर सकता है, कोई आम आदमी भी जानता है। जी जी। तो इसलिए है, और ये एक नक्सलियों का प्रेजेंस है, कह सकते हैं कि नक्सली अपना ये दिखा रहे हैं कि देखिए अभी भी हम ताकतवर हैं, या मतलब हमारी प्रेजेंस है, हमारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके की एक जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 125वीं जयंती। गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस, एक नया विवाद शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले एक फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हमें जो आज़ादी मिली 1947 में वो भीख की तरह थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं को चुनने में हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए। अब जो है सबसे बड़ी बात है कि सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे हैं अर्धेंदु बोस, उन्होंने ये कहा कि केवल गांधी जी के अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिली, बल्कि आज़ाद हिंद फौज की जो सक्रियता थी या नेताजी की जो गतिविधि थी वो आज़ादी में बहुत मायने रखती हैं। ये बहस क्यों चल रहा है? क्या कोई प्री प्लान्ड है या इसे एक सोशल मीडिया हाइप कहकर खारिज कर दिया जाना उपयुक्त होगा? देखिए, गांधी जी भी इस बहस में नहीं पड़ते थे कि देश की आज़ादी किसकी वजह से मिली। जब देश की आज़ादी के लिए हर जगह आंदोलन हुआ करता था, उन आंदोलनों में पूरे राष्ट्र के एक नेता उभर कर सामने आए, वो बापू थे। उन्होंने बस बताया कि देखिए, आप हिंसा करके आंदोलन नहीं जीत सकते, आप कुचले जा सकते। मतलब तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया कि ये एक अहिंसा का रास्ता ऐसा है जिसका काट किसी भी विरोधी के पास नहीं रहे। आप इसको सिंपल तरीके से समझिए, आज भी अगर कोई जो आंदोलन होगा, अगर वो उग्र हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जी, आसान हो जाता है। कुछ तंत्र अपनी पूरी ताकत लगाती है, पुलिस से पिटवाएगी, सेना को बुलाएगी, उसके पास कई एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप विरोध स्वरूप किसी बात को उठा रहे हैं और पूरी तरीके से अहिंसावादी तरीके से, तो संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। अब इन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, तो मैं इसको मानता हूं कि बहस का ये मुद्दा नहीं है। बहस तो वहाँ होती है जहाँ पे लोग कहें कि आपने किया है, तो हमने कहा नहीं किया। बापू भी कहते थे ये पूरे देशवासियों का आंदोलन है, जन आंदोलन से आजादी। वो तो बोलते थे कि भाई असहयोग करो, लोग करते थे कि असहयोग आंदोलन चला। तो और वो किसी को इस बात से नहीं मिलना चाहिए कि इतने बड़े देश की आज़ादी किसी के एक व्यक्ति के चलते मिली, किसी एक व्यक्ति के चलते नहीं मिली, उनका योगदान था, मेरा योगदान था। इस पक्ष में ये पूरे देश के तमाम लोग जो उस समय थे, उन सब ने चाहा कि ब्रिटिश के गुलामी से हमको खुद को आज़ाद करना है। तो हर आंदोलन में जितना एक नेता का भले ही नाम हो, लेकिन उस आंदोलन के मतलब आखिरी पंक्ति में बैठा आदमी या खड़ा आदमी, उसका भी योगदान होता है आंदोलन में। अब इन्होंने सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पे आखिर इनके घर वाले हैं और इस तरीके का क्यों ट्वीट कह रहे हैं और क्यों ये सोशल मीडिया में इसको जारी किया, उसके पीछे उनकी क्या मनोस्थिति है वो समझे। लेकिन ये भारत देश
और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ बापू हमेशा से पूजनीय हैं, थे और रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस को भी लोग पूरी ही आदर और शिष्टाचार के साथ, आप देखे होंगे कई लोगों ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की, कई जगह उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों ही पूज्यमान हैं। अब इस तर्क में कोई ना पड़े कि कौन बड़ा कौन छोटा। दर्शकों के लिए एक आउटलाइन जरूरी है कि ये जो बहस है, जो भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं पढ़ते हैं, इसको इस तरह से समझिए कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन होता है, इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी की भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक तरह से कहते हैं कि दस्तक उन्होंने दी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से लेके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक, बीच में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके नेतृत्व में चलाया गया। उसके पहले 1915 के पहले जो मांग थी, जो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच जो बातचीत होती थी, वो एक डोमिनियन स्टेटस की बात होती थी। कुछ प्रतिनिधि होते थे, इलीट जो वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उनकी ही बातचीत होती थी। लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद से जो आंदोलन है, भारत का स्वाधीनता आंदोलन, उसमें आम लोग जुड़े। उन्होंने ना केवल स्वाधीनता संघर्ष किया, ना केवल आज़ादी के लिए अंग्रेजों से जो भी दबाव बनाना था वो बनाया, बल्कि आम लोगों को भी उससे जोड़ा। अस्पृश्यता के खिलाफ, जाति पाति के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, उन्होंने धर्म के आधार पर जो भेदभाव, उसके खिलाफ। आप ये भी जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस का हिस्सा थे, अहम हिस्सा थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। झारखंड के जो दर्शक हैं उनको भी मैं बता दूं कि 1940 में जब यहाँ पर रामगढ़ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें जरूर वैचारिक मतभेद कांग्रेस में ही आए थे। और एक जो सभा रामगढ़ में हुई, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी शामिल हुए। उसी के समानांतर उसके सामने सुभाष चंद्र बोस ने अपने एक गुट के साथ, जो कांग्रेस से पहले वो पलामू आए थे, पहले अधिवेशन से पहले वहाँ पे वो रात्रि विश्राम भी किया था। वो देखिए, वैचारिकता दोनों का लक्ष्य एक था, देश की आज़ादी। अब तरीका क्या था और अब उस तरीके को लेकर बहस करना कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बाद में 1943 में उन्होंने जाकर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके बाद वो लड़ाई लड़े, जापान और जर्मनी का सहयोग लिया, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और मित्र और शत्रु राष्ट्रों के बीच। तो उस समय जापान जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटेन की सत्ता भारत के खिलाफ थी। तो सुभाष चंद्र बोस को ये अंदाज़ा था कि अगर मैं उनके सहयोग से लड़ता हूँ और ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमज़ोर होता है, तो भारत को आज़ादी मिलने में बहुत, तो उनका अपने तरीके का योगदान था, वो भी बहुत अहम है। और महात्मा गांधी का जो अपना योगदान था वो भी अहम है। और सबसे जो जरूरी बात है कि जो एक जनसमूह उन दोनों नेताओं के पीछे था, वो सबका एक ही उद्देश्य था, भारत की आज़ादी। तो इन बहसों का अब कोई मतलब नहीं है। ये बेवजह की बहस है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ना किसी और को भी। तो आज का जो हमारा इवनिंग बुलेटिन था, इसमें इन बातों पर हमने चर्चा की। बाकी झारखंड और बिहार सहित देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।